गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा यानी फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद जब एक जाइगोट बनता है तो जाइगोट किस तरह से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होते हैं। तो हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, इसी तरह एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर रहेगा सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन, यानी किस तरह से सीड फॉर्मेशन होती है, किस तरह से फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो है यानी उयूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होती है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सीड क्या है? सीड इज द फर्टिलाइज्ड और राइपेंड उयूल। तो सीड क्या है? यानी सीड एक राइपेनेड या फर्टिलाइज्ड उयूल है। सीड इज अ राइपेनेड और फर्टिलाइज्ड उयूल कैसे? क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद उयूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद उयूल कन्वर्ट हो जाती है सीड में। तो जब उयूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में तो इसी तरह उयूल के जो वॉल्स होंगे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे सीड वॉल में। उयूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो अब उयूल के वॉल जिसे हम कहते हैं इंट्यूगमेंट्स, अब उयूल के पूरा इंट्यूगमेंट वो कन्वर्ट होते हैं सीड कवर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो सीड एक फर्टिलाइज्ड या राइपेनेड उयूल है। तो उयूल के वॉल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड वॉल में। इनर इंट्यूगमेंट से इनर सीड कोट, इनर इंट्यूगमेंट से बनते हैं इनर सीड कोट। इनर सीड कोट को हम कहते हैं टेक्मिन। यानी जब फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक मेल गमीट जाके एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो एग जो है जाइगोट बनते हैं। फिर वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह दूसरा मेल गमीट जाके यानी सेंट्रल रीजन पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं तो वो बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में कन्वर्ट होते हैं एंडोस्पर्म में। तो फर्टिलाइजेशन होते ही पूरा उयूल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट उयूल सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो उयूल के इर्द गिर्द कुछ वॉल्स होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। इनर इंट्यूगमेंट से सीड का इनर कोड बनती है, सीड का इनर कोड, इनर सीड कोड को हम कहते हैं टेक्मिन। उसके बाद आउटर इंट्यूगमेंट से बनती है सीड का आउटर सीड कोड। आउटर सीड कोड को हम कहते हैं टेस्टा। जैसे कि आपने देखे, आप बादाम खाते हो, आप एप्रिकॉट की सीड आपने देखी होंगे, पीनट्स यानी मूंगफली आपने देखी होंगे। तो मूंगफली के बाहर से जो एक हस्क जैसे कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग, दैट इज द आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा। इसी तरह बादाम के जो ऊपर वाले हार्ड कवरिंग होते हैं वो भी टेस्टा है। इसी तरह एप्रिकॉट के बाहर से जो हार्ड कवरिंग होते हैं सीड के वो टेस्टा है। अब जब हम मूंगफली के यानी बाहर के छिलके को तोड़ने के बाद उस सीड के साथ एक और पतली सी मेम्ब्रेनस थिन और एक कवरिंग होते हैं ब्राउनिश कलर के, जब हम उसको थोड़ा सा रब करते हैं तो वो कवर निकल जाती है। तो उस कवर को हम कहते हैं इनर इंट्यूगमेंट। द कवर विच इज फॉर्मली अटैच्ड टू द सीड दैट इज द टेक्मिन। ये क्या है? इनर इंट्यूगमेंट से डिराइव हुए है। जो बाहर का हार्ड कवरिंग है सीड का दैट इज द टेस्टा, वो डिराइव हुआ किससे? आउटर इंट्यूगमेंट से। तो एक्चुअली अगर हम नटशेल में कहेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा उयूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं सीड में, यानी उयूल्स के वॉल कन्वर्ट होते हैं सीड कोड में, सीड कवरिंग में। सीड के इर्द गिर्द जो बाहर से कवरिंग होगी उसको हम कहते हैं टेस्टा, और इसके साथ अंदर की जो कवरिंग होते हैं टेग्मिन। अब जिस उयूल में अगर एक ही कवरिंग होगी तो उसके सीड में भी एक ही कवरिंग होगी तो उस चीज को हम कहते हैं यूनिटेक्मिक उयूल। Unitegmic means the uyul which has only one covering. Bitegmic uyul या bitegmic seed means वो सीड जिसमें दो इंट्यूगमेंट होते हैं तो उसके सीड में भी दो कवरिंग होती है। अब जिन सीड्स में कोई कवरिंग नहीं होगी उस सीड को हम कहते हैं एटेग्मिक सीड, यानी कोई कवरिंग ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सीड्स को क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे? सीड को क्लासिफाई किया गया है कि उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द डाइकॉट सीड। ये क्या है? डाइकॉट के सीड है। अब देखो डाइकॉट के सीड में दो कोटिलिडॉन होते हैं, जहाँ जो आप अच्छे से देख सकते हो।
डाइकॉट सीड में 2 कोटिलीडॉन होते हैं और इसके कोटिलीडॉन थिक होती है, फ्लैशी होते हैं और उसमें फूड स्टोर रहते हैं। दिस इज द डाइकॉट सीड, ये है डाइकॉट के सीड। तो इनका कोटिलीडॉन यानी फ्लैशी होते हैं, थिक होती है, ठीक। अब उसके बाद सेम इस यहाँ देखो, दिस इज द मोनोकॉट सीड, ये मेज का सीड है, दिस इज द मोनोकॉट सीड। अब मोनोकॉट सीड में वहाँ एक ही कोटिलीडॉन होती है, एक ही कोटिलीडॉन होती है, ये है इसका कोटिलीडॉन, एक ही कोटिलीडॉन होती है और इनका कोटिलीडॉन पेपरी होते हैं, थिन और पेपरी, थिन एंड पेपरी। तो थिन और पेपरी होते हैं, तो इनके कोटिलीडॉन में इतना फूड स्टोर नहीं रहते हैं जितना उनको जर्मिनेशन के दौरान यूटिलाइज होनी है। तो मोनोकॉट के सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं इनॉर्मस क्वांटिटी में, जिसकी वजह से जर्मिनेशन के दौरान उन इंडोस्पर्म से नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो उन सीड्स में क्या होते हैं, उन सीड में यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी उनके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है, उनके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है 2 टाइप। जैसे कि ये मेज का सीड है, यहाँ से लेके शायद मैंने कल जब मोनोकॉट का हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इंडोस्पर्म। अब बाहर से ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं एलिरोन लेयर, एलिरोन लेयर। ये इस एलिरोन लेयर में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, प्रोटीनिशियस लेयर है। अब उसके अंदर बीच में एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म स्टार्ची होते हैं, इसमें स्टार्च की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जिन मोनोकॉट सीड में कोटिलीडॉन में तो फूड स्टोर नहीं रहते हैं, लेकिन जर्मिनेशन के दौरान इनकी एम्ब्रियो को कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यही इंडोस्पर्म। जिन सीड्स में कोटिलीडॉन फ्लैशी हो, डाइकॉट में सारे का सारे यानी न्यूट्रिशन जो है वो डेवलपमेंट के दौरान इंडोस्पर्म से ट्रांसफ़र हो जाते हैं कोटिलीडॉन में, और वो यानी न्यूट्रिशियस टिश्यू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कोटिलीडॉन में, स्टोर रहते हैं। जब उस सीड को हम जर्मिनेट करते हैं, इनिशियल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन के दौरान इनको एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए उस सीड्स को इन्हांस करने के लिए। वो कौन सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई करते हैं कोटिलीडॉन के द्वारा। अब मोनोकॉट की सीड देखिए आप, राइस के सीड में, वेट की सीड में, बैरली की सीड में, वहाँ कोटिलीडॉन में फूड स्टोर नहीं रहते हैं, वहाँ उन सीड्स को जर्मिनेशन के दौरान एनर्जी सप्लाई करती है उनका इंडोस्पर्म। अब किस सीड में इंडोस्पर्म रहते हैं, किस सीड में इंडोस्पर्म नहीं रहते हैं, इसके बेसिस पे सीड को क्लासिफाई किया गया है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अभी तक हमने पढ़ा सीड इज अ फर्टिलाइज्ड फ्यूल। तो seed is a ripened or fertilizing ovule. The outer integument of ovule is converted into outer covering of seed. The inner integument is converted into inner covering of seed, that is called tegmen. अब उसके बाद क्लासिफिकेशन, on the basis of persistence of endosperm, सीड को क्लासिफाई किया है किसकी बेसिस पे, सीड को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, सीड को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ इंडोस्पर्म, उस सीड के अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म की परसिस्टेंस के बेसिस पे। देखो 2 टाइप की सीड होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड, अल्ब्यूमिनस सीड्स, या इसका दूसरा नाम है इंडोस्पर्मिक सीड। जिन सीड्स में मैच्योरेशंस के बाद अगर उनमें इंडोस्पर्म होते हैं, जिन सीड्स में यानी डेवलपमेंट के बाद, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद फिर भी अगर उनके सीड्स में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे, उस सीड को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड, अल्ब्यूमिनस सीड और इंडोस्पर्मिक सीड। अब इन 2 अल्ब्यूमिनस सीड ये डाइकॉट में भी हो सकते हैं, मोनोकॉट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोनोकॉट होते हैं, ज़्यादातर मोनोकॉट। देखो मोनोकॉट में मोस्टली इन मोनोकॉट, ज्यादातर मोनोकॉट की सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं, रेयरली इन डाइकॉट।
बहुत कम डाइकॉट जो है, बहुत कम डाइकॉट के सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं। यानी इंडोस्पर्मिक सीड होना ये मोनोकॉट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मोनोकॉट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो कौन सी प्लांट की सीड्स में मैचुरेशन के बाद इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं? एग्जांपल में देख लीजिए आप, राइस में मेस, वीट, बैरले एटसेट्रा। यानी बहुत सारे मोनोकॉट्स की सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं। इनके सीड्स में मैचुरेशन के बाद भी इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं और वही इंडोस्पर्म उनकी सीड्स को जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब डाइकॉट में देखो, आपके सीबीएसई में ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, ज्यादातर डाइकॉट होते हैं वो क्या, एक्स अल्ब्यूमिनस। ज्यादातर डाइकॉट के सीड होते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस मींस नॉन इंडोस्पर्मिक। एक्स अल्ब्यूमिनस मींस नॉन इंडोस्पर्मिक। यानी मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। ज्यादातर डाइकॉट के सीड नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, उनके सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन एक डाइकॉट जो आपकी सीबीएसई यानी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कैस्टर। ये कैस्टर है तो डाइकॉट, लेकिन इनके सीड्स में क्या है, इनके सीड्स में इंडोस्पर्म होती है। तो आप कैस्टर याद रखो, एक वाहिद प्लांट जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या है, जिनके अंदर इंडोस्पर्मिक प्रेजेंट है, सीड डाइकॉट है। मैंने पहले कहा था इंडोस्पर्म प्रेजेंट होना सीड में किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंडोस्पर्म प्रेजेंट होना मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन एक डाइकॉट में होते हैं जिसका नाम है कैस्टर। अब देखो, एक्स अल्ब्यूमिनस यानी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ये भी डाइकॉट और मोनोकॉट हो सकते हैं, मोस्टली इन डाइकॉट। ज्यादातर डाइकॉट के सीड जो है उनमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते। ज्यादातर डाइकॉट के सीड्स में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मोस्टली डाइकॉट में जैसे कि ग्राउंडनट, पी, बीन्स एटसेट्रा, यानी इनमें इंडोस्पर्म नहीं है। तो अल्ब्यूमिनस मींस इन दोज सीड्स इन विच इंडोस्पर्म परसिस्ट इवन आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड। तो थोड़ा सा मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इंडोस्पर्मिक सीड्स, इनमें क्या होता है, इंडोस्पर्म परसिस्ट, यहां में ही लिखूंगा जरा, इंडोस्पर्म परसिस्ट आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, आफ्टर सीड मैचुरेशन persists even after maturation of seeds। यहाँ पे endosperm is fully exhaust नहीं, or consumed, exhaust देखो, or consumed during development of embryo। देखो, जिन सीड्स में इंडोस्पर्म होते हैं उन सीड्स को हम कहते हैं अल्ब्यूमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। उन सीड में सीड मैच्योर होने के बाद भी इंडोस्पर्म परसिस्ट होते हैं। दूसरा, नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स, इन सीड्स में इंडोस्पर्म डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट कंज्यूम होते हैं। अब देखो, जो सीड इंडोस्पर्मिक हैं, उनकी कोटिलिडॉन में यानी फुट नहीं होते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में इंडोस्पर्म ही इनको ऐसे एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। इन सच सीड्स endosperm provide nourishment during initial germination। इन प्लांट्स में इनिशियल जर्मिनेशन के दौरान, स्टार्टिंग के दौरान जब जर्मिनेट हो रहे होते हैं, उस वक्त इसके नए जो सीडलिंग्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं होते हैं। तो उस दौरान
उस डेवलपिंग सीडलिंग्स को एनर्जी सप्लाई कौन करते हैं? इनिशियल रेडिकल निकलने के लिए, प्लूम निकलने के, उस प्लूम से शूट एराइज होने के लिए, रूट्स एराइज होने के लिए एनर्जी सप्लाई करते हैं उनका एंडोस्पर्म। अब जिन सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होते हैं उनकी कॉटिलिडॉन में एनफ यानी फूड जो है एनफ फूड स्टोर होती है, तो जर्मिनेशन के दौरान वो अपनी कॉटिलिडॉन से ही नरिशमेंट डिराइव करते हैं। अब इन सीड्स में क्या होते हैं? इन सीड्स में फूड स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन है। इन सच सीड्स stored in and is used during initial germination। इन सीड्स में फूड तो कॉटिलिडॉन में स्टोर होते हैं और इनिशियल स्टेज में वही कॉटिलिडॉन उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये रही कुछ बात सीड्स के बारे में। अब देखो कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिनमें मैचुरेशन के बाद पीरिस यानी न्यूसिलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन सीड्स को हम कहते हैं पीरिस्पर्मिक सीड। ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में, यानी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें एंडोस्पर्म पर्सेस नहीं रहते हैं, न्यूसिलर टिश्यू पर्सेस। न्यूसिलर टिश्यू कब इस्तेमाल होता है? न्यूसिलर टिश्यू इस्तेमाल होते थे जब वहाँ पे इम्ब्रोसेक के डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो न्यूसिलर टिश्यू कम यानी प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे, उन सीड को हम कहते हैं पीरिस्पर्मिक सीड। अब वो एक काम पीरिस्पर्मिक सीड, those seeds in which nuclear tissues persist even after maturation, यानी कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें न्यूसिलर टिश्यू पर्सिस्ट रहते हैं मैचुरेशन के बाद। ये भी आपके बुक में मेंशन है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ब्लैक पेपर एंड बीट। देखो दो एग्जांपल है, ब्लैक पेपर्स, इनके सीड्स में पीरिस्पर्म प्रेजेंट रहते हैं न्यूसिलर टिश्यू, बीट की सीड्स में भी न्यूसिलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीड। अब देखो उसके बाद हम सीड की वाइबिलिटी पे आए, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड वाइबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक सीड वाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड वाइबिलिटी। अब सीड बनने के बाद सीड की वाइबिलिटी मीन्स वो सीड कितनी देर तक वाइबल रहते हैं। वाइबल मीन्स हैव द कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट, यानी उस सीड्स में जर्मिनेशन की सलाहियत जब तक रहेंगे उससे हम इसके वाइबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसका? वाइबिलिटी। अब क्वेश्चन पूछना है कि ठीक है सारे प्लांट्स में सीड बनते हैं, क्या सारे प्लांट के सीड्स की वाइबिलिटी टाइम सेम रहते हैं? नहीं, यानी वाइबिलिटी जो है वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। कुछ प्लांट के सीड 1 या 2 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। जिंदा का मतलब वो सीड्स 1-2 हफ्ते तक ही, अगर उस दौरान जर्मिनेशन शो किया तो जर्मिनेट होगा, अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा तो उनका जर्मिनेशन नहीं होती है नेचुरल। कुछ ऐसे सीड हैं जो सेवरल मंथ तक बिल्कुल ये रहते हैं, वाइबल रहते हैं। जैसे कि आप वीट के सीड देखो, आप जैसे कि पी के सीड देखो, तो आप 1-2 साल भी अपने स्टोर में घर में यानी अलमीरा में, वुडन अलमीरा में वगैरह में अगर आप स्टोर रखते हो तो 2 साल के बाद भी अगर आप शो करते हो उनसे जर्मिनेट होकर नए प्लांट बनते हैं। तो कुछ आपने ऐसे भी सीड्स होंगे जो यानी प्रोड्यूस होने के बाद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, कुछ ऐसे फ्लावर के सीड 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर शो किया तो ग्रो होते नहीं तो उसकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सीड वाइबिलिटी मीन्स वो सीड कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं और कब तक, कितनी टाइम तक, कितनी ड्यूरेशन तक वो जर्मिनेट हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं वाइबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ ए सीड टू जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू सीडिंग, दैट इज कॉल्ड द वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मीन्स ability of seeds to germinate and give rise to
इन सीडलिंग्स। या प्लांट्स। अब देखो सीड वाइबिलिटी ये भी वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। तो सीड वाइबिलिटी ये भी वेरी करते हैं, चेंज होते हैं प्लांट टू प्लांट। सम सीड रिमेन वायबल फॉर फ्यू वीक। सम सीड रिमेन वायबल फॉर फ्यू वीक्स। कुछ सीड सिर्फ कुछ ही हफ्ते वायबल रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जो सेवरल मंथ तक वायबल रहते हैं। वायबल फॉर सेवरल मंथ, कुछ सीड सेवरल मंथ तक वायबल रहते हैं। अब देखो सीड वायबिलिटी डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी अगर ह्यूमिडिटी है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितने हैं, ह्यूमिडिटी कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जहाँ पे जिस कंटेनर में या जिस प्लेस पे आप स्टोर कर रहे हो वहाँ का कंडीशंस कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट होगे तो वहाँ पे सीड ज़्यादा स्टोर नहीं रहते हैं। ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होगा तो वहाँ सीड स्प्राउटिंग होते हैं, स्टोरेज हम नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। ज़्यादा हीट हुआ तो उस जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, यानी 30-40 डिग्री, वहाँ पे हम सीड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोल्डर एरिया में हम सीड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं। और तीसरा डिपेंड करते हैं सीड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी सीड की वायबिलिटी, ये सीड कब तक कितनी देर तक ये जिंदा रह सकते हैं। मोवा seed viability depends on the climatic condition, environmental conditions such as storage प्लेस या कंटेनर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब उसके बाद दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे सीड अभी तक हिस्ट्री में कुछ ऐसे सीड्स भी मिले हैं, दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, सीड लॉन्गिटिविटी में जाकर अगर आप देखोगे तो दो ऐसे सीड का जिक्र किया है। एक सीड में बताता हूँ कुछ एग्जांपल सीड लॉन्गिटिविटी पे, ठीक है। लॉन्गिटिविटी, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए थे, यानी कौन सी सीड सबसे लॉन्ग टाइम तक के लिए वायबल रह सकती है। एक सीड, एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। ये तो आपने लिखा होगा, शायद नहीं लिखा है तो नोट करो एक बार, फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है, यानी एक्सकेवेशन के दौरान, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान उन्होंने आर्टिक टुंड्रा से एक सीड को खोजा था। ल्यूपिन के सीड थे, उस प्लांट का नाम था ल्यूपिनस एरेक्टिकस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान कुछ साइंटिस्ट को आर्टिक टुंड्रा में एक सीड मिले थे, ल्यूपिन के सीड, यानी उस सीड को लेके आए तो डेटिंग के हिसाब से पता चला वो सीड 10,000 साल पुरानी थी। कितने? 10,000 ईयर्स सीड, पुरानी डॉर्मेंट सीड थी। जब उस सीड को सूटेबल इन्वायरमेंट पे लाके उन्होंने उस सीड को जर्मिनेट किया तो वो सीड जर्मिनेट हुए, ना कि जर्मिनेशन में फ्लावरिंग तक आ गई। ये रिकॉर्ड है 10,000 ईयर्स के बाद भी उस सीड में कैपेबिलिटी थी, वो सीड वाइबल थी, जर्मिनेशन होने की सलाहियत थी। तो ये आपके बुक में मेंशन है। The oldest seeds excavated from
आर्टिक टुंड्रा, द ओल्डेस्ट सीट एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा, उस सीट का नाम है ल्यूपिन। उस सीट का क्या नाम था? ल्यूपिन, यानी साइंटिफिक नेम ल्यूपिनस, ल्यूपिनस ARCTIUS, ल्यूपिनस एरेक्टिकस। The oldest seed excavated from the Arctic tundra, Lupin erecticus, 10,000 years old. 10,000 years of dormancy। देखो, एक सीड, उस सीड का नाम है उस प्लांट का नाम है ल्यूपिन। ल्यूपिन एरेक्टिकस प्लांट के सीड आर्कियोलॉजिस्ट को सर्वे के दौरान आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। वो सीड 10,000 ईयर्स पुरानी थी, यानी 10,000 साल वो डॉर्मेंट स्टेज में है। 10,000 ईयर, वो डॉर्मेंसी मीन्स एक ऐसे स्टेज जहाँ पे वो प्लांट फिजियोलॉजिकल कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होते। 10,000 साल वो The seed germinated and flowered after 10,000 years of dormancy. After 10,000 years of dormancy, ये सीड जर्मिनेट पर 10,000 साल के बाद जब इस सीड को ला के सोक किया, वो जर्मिनेट भी हुए और फ्लावरिंग भी हुई। ठीक है, एक दूसरा और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया था इन दो प्लांट में से, ल्यूपिन एरेक्टिकस, मैंजिफेरा इंडिका, उसके बाद तीसरा प्लांट। तो कल आपको क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इस प्लांट का नाम जरूर याद रखो। दूसरा प्लांट और एक है, और एक प्लांट डेट पाम का, यानी खजूर। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम फियोनिक्स डेक्टोलेफेरा, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिए आप लोग। फियोनिक्स डेक्टोलेफेरा डेट पाम, एक खजूर का। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान उन्होंने डेड सी के इर्द गिर्द एक पैलेस था, किंग हैरोड पैलेस। किंग हैरोड पैलेस जो डेड सी के यानी नज़दीक कोस्टल एरिया में प्रेजेंट थे, उसके पैलेस के नीचे से इस सीट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, जब किंग हैरोड की पैलेस के इर्द गिर्द वो खुदाई कर रहे थे, वहाँ पे एक्सकेवेट कर रहे थे, तो उस दौरान उनको डेट पाम का सीड मिला था। डेट पाम फियोनिक्स डेक्टोलेफेरा, दिस सीड इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे। देखो, this seed is obtained, we are reported here, during archaeological excavation from King Herod Palace, King HEROD, Herod's Palace near Dead Sea। ये सीट 2000 years old। अब देखो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान इन आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट को एक सीड मिला, अनार के सीड। उस सीड का नाम डेट पाम की सीड। कौन सा सीड मिला इनको? डेट पाम, यानी अनार के सीड मिले। तो उस सीड, इस प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या? फियोनिक्स डेक्टोलेफेरा। उसकी सीड 2000 साल पुरानी थी। जब इस सीड को इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान दरियाफ्त की, कहाँ? किंग हैरोड की पैलेस है, किंग हैरोड की पैलेस है, डेड सीड। वो सीड जब उसको भी जर्मिनेट किया, वो भी जर्मिनेट हुए और प्लांट निकल आए। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके सीड जो है लॉन्गर ड्यूरेशन तक वाइबल रहते हैं। कल एग्जाम में पूछे सकते हैं, व्हिच ऑफ द प्लांट सीड्स हैव लॉन्गर लॉन्गेटिविटी? कौन से प्लांट के सीड में लॉन्गेटिविटी ज़्यादा है? उसमें आपको दिया होगा ऑप्शन ए फियोनिक्स डेक्टोलेफेरा, ऑप्शन बी ल्यूपिनस एरेक्टिकस, ऑप्शन सी मैंजिफेरा इंडिका, ऑप्शन डी बोथ ए एंड डी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। तो आज हमने सीड को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारा फ्रूट के ऊपर, फ्रूट फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन के बाद सिर्फ एक ही लेक्चर बचते हैं, दैट इज पॉलीएम्ब्रोनी एंड अपोमिक्सिस।
ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं आप ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म होते हैं। तो उसके बाद में एक सेक्शन या 2 सेक्शन आपके प्रीवियस ईयर या मॉडल कॉम्पिटेंट CBSE क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर बना के दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।